हाँ जी, जय सिया राम जी। सबको, बच्चों को प्यार, बुजुर्गों को प्रणाम। कई दिन हो गए थे, इलेक्शन चल रहे हैं, चुनाव हो रहे हैं। कुछ बच्चे कह रहे थे कि आपकी कोई वीडियो नहीं आई है, तो अब आप कुछ विचार गोष्ठी में अपने विचार प्रकट कीजिए। तो मैंने कहा भी ऐसे है, ये इलेक्शन चल रहे हैं लोकसभा के, नई सरकार आएगी, नई सरकार बन जाएगी 4 जून तक। उसके अंदर जो है फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी है, हमारे भारत का पर्व है, हर 5 वर्ष बाद आता है। तो लोग इसको सेलिब्रेट करते हैं, वोट डालते हैं, अपने अपने नुमाइंदे भेजते हैं। एमपी अपने अपने लोकसभा क्षेत्र से अपने अपने कैंडिडेट्स को, जो लोकप्रिय होता है, जो जनता को पसंद होता है, जनता जनार्दन जिसको आशीर्वाद देती है, उनको लोग भेजते हैं पार्लियामेंट के अंदर। तो मैं आज इसी संदर्भ में थोड़ा सा आपसे बातचीत करूँगा, तो आपको अच्छा लगे तो देख लेना, ठीक है। तो मैं असल में ऐसी पार्लियामेंट की एक परिकल्पना करता था काफ़ी लंबे अरसे से, कि हमारे भारत में कभी ऐसी मैंने नहीं देखा, या हो भी सकता है मैंने ना सुना हो, कि हमारे भारत के अंदर यदि हम जैसे लोकसभा चुनाव होते हैं, तो उन लोकसभा चुनावों से पहले कैंडिडेट्स को मैदान में उतारने से पहले, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों, किसी भी दल से हों, तो वो जो लोग हैं कैंडिडेट्स हैं, उनको यदि कैंडिडेट, मेरे मन के अंदर एक जो परिकल्पना चल रही थी कि यदि वो कैंडिडेट्स, यदि पार्टियां या दल इस मेरे नज़रिए से, जो जैसे मैं सोचता हूँ ऐसे नज़रिए से उतारने की कोशिश करें, तो मेरी एक परिकल्पना अलग पार्लियामेंट की है, अलग संसद की है। तो काफ़ी बार मैंने उस पर सोचा, मैंने कहा विचार करें, फिर मैंने कहा किसी को अच्छा लगेगा, किसी को नहीं अच्छा लगेगा, तो लेकिन फिर भी मैंने कहा ये आगे रख देना चाहिए। जो नई जनरेशन के बच्चे आ रहे हैं, पढ़े लिखे बच्चे आ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, साफ़ सुथरे ईमानदारी से काम कर रहे हैं, तो उनके लिए तो हमारा बनता है कि हम उन बच्चों को गाइड करें, उनका रास्ता उनको समझाएं, तो अपने विचार उनके सामने रखें, यदि वो अच्छे हमें सुनते हैं ध्यान से। तो मैं एक दिन परिकल्पना कर रहा था, बैठा लिख रहा था, मैंने कहा क्यों ना यदि हमारी जो पार्लियामेंट के अंदर जो लोकसभा सदस्य आते हैं, उनको ज़मीन पे उतारने से पहले जितने भी कैंडिडेट हैं या दल हैं, जितनी भी पार्टियां हैं, हर स्टेट की या क्षेत्रीय पार्टियां हैं या नेशनल लेवल की हैं, सारे मिलके ये यदि ऐसा तय करे, जिस पॉइंट वाइज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, एक एक पॉइंट से एक बिंदुवार एक एक तो आपको आपके आगे रखने जा रहा हूँ, कि यदि हम जो है इस प्रकार से हमारी जो इलेक्शन प्रणाली है ऐसे चलने लग जाए, तो कितना सुंदर वातावरण होगा, कितना अच्छा वातावरण होगा पार्लियामेंट के अंदर। तो मैं आपके सामने रख रहा हूँ, मैंने हिंट लिखे हैं, इस बार मैं लिख के आपको से बता रहा हूँ। मेरी एक सोच है, मेरा एक नज़रिया है, मैं अपने एंगल से देख रहा हूँ कि यदि ऐसे किया जाए, आपको पसंद आए तो ठीक, नहीं आए तो भी ठीक, कोई बात नहीं, माफ़ करना मुझे, ठीक है ना। तो मेरी जो सोच थी कि यदि हम एक ऐसी पार्लियामेंट की कल्पना करें जिसके अंदर जो है कि कम से कम 10 हमारे संसद जो हैं, 10 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, वो सिर्फ एडवोकेट हों, जो कानून के विद्वान हों, कानूनविद हों, सिर्फ एडवोकेट हों, उनको उतारा जाए मैदान के अंदर। सारी पार्टियां अपने अपने उम्मीदवार, वो अपना कॉन्स्टिट्यूंसी कर लेंगे, 10 उम्मीदवार जो है, सारी पार्टियों की बात कर रहा हूँ, कि 10 उम्मीदवार हमारे जो है वो एडवोकेट ही जाएंगे। और दूसरा,
कहे कि 10 एडवोकेट हम 10 MP हम ऐसे उतारेंगे जो कि सिविल इंजीनियर होंगे, जो कॉलेजों से नई स्टूडेंट स्टडी करके आए हैं, वो जो है ऐसे सिविल इंजीनियर्स हैं, इनको ही हम अपने अपने पूरे इंडिया के अंदर अपने अपने लोकसभा सदस्य में उतारेंगे, कम से कम होने चाहिए। और ऐसे ही 10 MP यदि जो है मैकेनिकल इंजीनियरिंग के होने चाहिए, वो जीत के आएँ। ऐसे ही कम से कम जो है 10 कंप्यूटर इंजीनियर होने चाहिए, वो पार्लियामेंट के अंदर बैठे हों। ज़रा कल्पना करना, ऐसे बंदे, ऐसे MP हमारे संसद यदि पार्लियामेंट में बैठे होंगे तो कैसा लगेगा आपको। मैं आपको कैलकुलेशन करके बताऊंगा। 10 MP कंप्यूटर इंजीनियरिंग के हो गए, और कम से कम 10 MP जो हो गए वो अपने पार्लियामेंट के अंदर जो हो गए एग्रीकल्चर एक्सपर्ट हो गए, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के हो गए, उनको टिकट दी जाए। और यदि कम से कम 10 MP जो हैं जो कॉमर्स के MA हों, कम से कम उन्होंने MA कर रखी हो, जो इकोनॉमिक कॉमर्स को जानते हों, इकोनॉमिक्स को जानते हों, ऐसी चीज़ों को जानते हों, ऐसे बच्चे जो हैं, नए बच्चे, यंग बच्चे ऐसे पार्लियामेंट के अंदर उतारे जाएं हर पार्टियों द्वारा। वो MCOM हों, कम से कम 10 बच्चे, और कम से कम जो पार्लियामेंट जो हैं MP हों वो चार्टर्ड अकाउंटेंट हों, उनको पार्लियामेंट के चुनावों में उतारा जाए। और कम से कम जो 10 लोकसभा सदस्य हैं वो IAS के होने चाहिए, जो IAS जिन्होंने पास कर रखा है, जिनकी पोस्टिंग हुई या फ्रेश हैं, उनको इलेक्शन लड़वा के, ताकि वो एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलाना है हिंदुस्तान का, ये सारा मैं पूरे हिंदुस्तान की तस्वीर के तरफ से देख रहा हूँ। ऐसे एडमिनिस्ट्रेटर होने चाहिए। और 10 MP जो होने चाहिए, कम से कम 10 IPS होने चाहिए, कि जो पुलिस व्यवस्था को, पूरे कंट्री की पुलिस व्यवस्था को ही देखेगी, है ना, वो सारा सिस्टम बनाएंगे नया। और ऐसे कम से कम 10 MP ऐसे होने चाहिए जो कि कम से कम MBBS डॉक्टर हों, जो नए बच्चे करके निकले हों, एक्सपर्ट हों, और वो पूरे देश की मेडिकल पॉलिसी बनाएं, हेल्थ सेक्टर को देखें, सारा उसके अंदर जो सिनारियो है उनको पूरे देखें। और कम से कम 10 MP जो हैं वो एक अच्छे टीचर होने चाहिए, टॉप लेवल के टीचर, अपने अपने इलाके के, अपने अपने स्टेट के, हर इलाके के ऐसे जो टीचर हैं, जो एक्सपर्ट है, कोई हिंदी में, कोई पंजाबी में, कोई मैथ में, कोई इंग्लिश में, कोई साइंस में, जो एक्सपर्ट टीचर हैं, ऐसे टीचरों को, प्रिंसिपल्स को, इनको आगे लाया जाए, ताकि जो पढ़े लिखे लोग हमारी पार्लियामेंट में बैठें। तो और कम से कम 10 जो MP हैं वो जो है अपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियर होने चाहिए, जिनको बिजली के बारे में पता हो, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पता हो, ताकि हमारे देश के अंदर वो उस सेक्टर में सारा जा सकते हैं। और 10 MP बैठे होंगे वो पूरा देश को संभाल लेंगे, क्योंकि आजकल के जो नई जनरेशन है वो कुछ करना चाहती है, वो बहुत स्मार्ट बच्चे हैं, वो बहुत ईमानदारी से काम करते हैं। जो जहाँ मैंने देखा है, जो नए बच्चे आए हैं, जो नए इंजीनियर्स आए हैं, सिविल इंजीनियर्स आए हैं, जो मैंने सरकारी सेक्टर में भी देखा है, वो बच्चे बड़े ईमानदारी से काम कर रहे हैं, वो भ्रष्टाचारी नहीं हैं ज़्यादा, मैंने देखा है। बाकी कोई हो सकता है, वो अलग बात है। तो ऐसे ही एक जो टीम जो है इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग की होनी चाहिए, तो कम से कम जो है पढ़े लिखे जो आएँ, ऐसे 10-10 MP पूरे इंडिया से निकल के आएँ, और कम से कम 10 MP होने चाहिए जो MBA करके आए हों, ठीक है, जो MBA के, जो मैनेजमेंट को जानते हों, जो समझ सकें एक दूसरे की भाषा को, कि कैसे उनके दिमाग में क्लिक कर सकता है, कैसे हमने इंडिया को चलाना है। वो जो बिजनेस मैनेजमेंट के होते हैं, मास्टर होते हैं। ऐसे ही जुडिशरी के अंदर जो अपने जो मजिस्ट्रेट हैं, जो अच्छे ईमानदार अफसर हैं, जो क्विक फैसले लेने जानते हैं, उनको 10 MP लाने चाहिए। तो कहने का मतलब ये 13, 14, 15 सेक्टर आएगा, ह्यूमन रिसोर्सेज के 10 MP ऐसे आ जाएं,
तो वो भी अच्छा चला सकते हैं बैठ के। सारे 10 MP जो हों जो ग्रीन एनर्जी के ऊपर काम करें, ट्रांसपोर्ट 10 MP आ जाएं जो हिंदुस्तान की ट्रांसपोर्टेशन को संभाल लें। तो उनके ग्रुप बना के कि आपने पूरे इंडिया की ट्रांसपोर्टेशन को सेट करना है। तो नए बच्चे आएंगे तो नई नई टेक्निक सख्त आती हैं साथ में, तो उनको तो मैं हिसाब लगा रहा था। मैंने कहा यदि ऐसे बच्चे पार्लियामेंट में हर फील्ड से 10-10 MP आ जाएं तो मेरे ख्याल से कम 200 बच्चे, कम से कम 200 MP हमारी पार्लियामेंट में ऐसे बैठे होंगे जो हमारी अपने संसद के अंदर बैठकर जो अच्छी अच्छी डिबेट करेंगे, जनता के अच्छे फैसला करेंगे, जनता की परेशानियों को जानेंगे, जनता के लिए नई पॉलिसीज बनाएंगे और जनता को कैसे रोज़गार देना है, कैसे देश चलाना है, लॉन्ग टर्म पॉलिसीज बनाएंगे। और यदि ऐसे 150-200 बच्चे पार्लियामेंट में बैठेंगे, जब वो आपस में बैठ के विचार अपने तरीके से करेंगे, तो जो दूसरे नेता हैं जो बकड़ बकड़ करते हैं, कचर कचर करते हैं, आपस में एक दूसरे पे एलिगेशन लगाते हैं, दूसरे की सुनते नहीं, वो प्रधानमंत्री की नहीं सुनते, ना अपनी सुना सकते हैं, ना सुनते हैं, ना सुनाते हैं, आपस में मार फटब्बल होती रहती है। वो बस अभी जूतम जूत नहीं होती है इनकी कसर इतनी लेकिन एक दूसरे के विचारों को समझना नहीं। जबकि आप लोगों को भेजा है देश की जनता ने देश की चिंता करने के लिए, देश की जनता के काम करने के लिए। आपको पता होना चाहिए कि नीचे जो है भ्रष्टाचार ना हो, ज़मीन पे मिलावटखोरी ना हो, जनता को अच्छा स्वास्थ्य में होना चाहिए, जनता का अच्छा भोजन होना चाहिए, जनता अच्छे तरीके से अपना जीवन यापन कर सके। जहाँ जहाँ कमजोरियाँ हैं उन कमजोरियों को बाहर निकाल के उनको करेक्ट किया जाए। और आजकल तो सूचना संचार की जो क्रांति आई हुई है, उससे फटाफट मीटिंगें हो जाती हैं, काम होते हैं। और यदि किसी जनता को दिक्कत आती है तो वो अपने डायरेक्ट अपने लोकसभा के सांसद से कॉन्टैक्ट कर सके, उनको अपनी समस्या बता सके। तो समाज के अंदर से जो बैड एलिमेंट्स हैं, जो समाज के अंदर गुंडागर्दी हो रही है, जो समाज के अंदर बदमाश घूमते हैं, उनके लिए ऐसी व्यवस्था की जाए ताकि उनको कंट्रोल में लाया जा सके। जो खाली बैठे इधर उधर घूमते रहते हैं, आवारागर्दियाँ करते हैं, तो उनके लिए अलग सिस्टम होना चाहिए, यानी कि जैसे विदेशों में होता है। क्योंकि कारण मेरा यही है, मेरी दुख यही है, मेरी तकलीफ़ यही है कि 10 साल लग गए 2014 से अब तक 2024 तक 10 साल लग गए। आज लोग 10 साल में सिर्फ इतना ही सीख पाए हैं कि हमने गंदगी नहीं डाल दी। आज लोग कहीं खा पी कर फेंकना चाहते हैं तो वो थोड़ा सोचते हैं। आप देखिए 10 साल लगे इस सोच को बनाने के लिए, देश को साफ रखने के लिए 10 साल बनाने पड़े। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे गंदे लोग हैं जो सड़कों पे जाते जाते सड़कों पे थूकते हैं, गाड़ियों में बैठ के सड़कों पे थूकते हैं। यानी कि 10 साल तो हमें जनता को प्रधानमंत्री ने जोर लगा दिया, सफाई के ऊपर लगाए। हम 10 साल में अभी सिर्फ इतना ही सोच पाए हैं कि हम सफाई कैसे रखें, और वो भी नहीं रख पाते। कहीं तो यदि मौका मिलता है तो टॉफ़ी खा के कागज़ फेंक भी देते हैं, ऐसा भी देखा है मैंने। तो मेरा मतलब कहने का ये है कि यदि हम ऐसे पढ़े लिखे पार्लियामेंटेरियन हमारे बैठे होंगे, पार्लियामेंट के अंदर, लोकसभा के अंदर, राज्यसभा के अंदर हमारे ऐसे संसद बैठे होंगे,
वो बैठकर 1 to 1 आराम से एक दूसरे से बात करेंगे, तहजीब से बात करेंगे, समझेंगे, समझाएंगे, एक दूसरे को पॉलिसी समझाएंगे, एक दूसरे को पॉलिसी समझेंगे, जनता के लिए क्या करना है। ये राजनीति सेवा का विषय है, राजनीति सेवा है, त्याग है, ये जनता की सरोकार की नीति है, इसको राजनीति कहते हैं। ये समाजवादी जो विचारधारा के लोग हैं या जनता की सेवा की भावना के करने वाले लोग हैं, वो जो है समाज के अंदर ऐसे नेताओं को लाना चाहिए, ताकि हमारे जो भारत की मूल प्रकृति है, हम उसमें जो अब नई जनरेशन आई है, पढ़े लिखे बच्चे आए हैं, उनको राजनीति की तरफ लाएं, ताकि वो हमारी धरोहर को आगे लेके जाएं, हमारे पुरानी विरासत को, हमारे पुराने संस्कारों को, पुराने कल्चर को साथ लेते हुए आगे आगे जाएं और देश को नए नए आयाम पर खड़े करें। नए नए हॉस्पिटल्स, नए नए स्कूल्स, नए टीचरों की भर्ती, नई पुलिस की भर्ती, नए कर्मचारियों की भर्ती, नौकरी हो। तो ये भी मुद्दा चला था बीच में कि ये थोड़ा सा जी बेरोजगारी, हाँ बेरोजगारी है, तो बेरोजगारी है तो जो पढ़े लिखे हैं उनको ये कम बेरोजगारी है, लेकिन जो बच्चे थोड़ा हो जाते हैं बेरोजगारी तो है, लेकिन बेरोजगारी होगी तो मेरी एक बात याद रखना, कई बच्चे लोग मुझे कह देते हैं जी बच्चे बेरोजगार है, शादी नहीं होती। तब मैं कहता हूँ कि जब बच्चे की शादी नहीं होगी, आपके लड़के की शादी नहीं होगी, तो लड़की की शादी भी नहीं होगी। यदि बेरोजगारी लड़कों के में है तो लड़कियों में भी है। यदि नौकरी नहीं है, जो बच्चे आपके खाली बैठे हैं, तो यदि उन बच्चों की उस लड़कों की शादी नहीं हो रही, कोई तर्क करते हैं हमारे लड़कों की शादी नहीं हो रही, तो मैं कहता हूँ यदि लड़कों की शादी नहीं हो रही तो लड़की की भी नहीं हो रही शादी हो रही, क्योंकि लड़के की शादी लड़की से तो होनी है। इस बात को आप भूल जाते हो। यदि एक लड़का बेकार है, एक लड़का अनएम्प्लॉयड है, तो उसके साथ एक लड़की भी अनएम्प्लॉयड है। यदि उसकी शादी होगी तो दोनों का जीवन संभलेगा। एक को नौकरी मिलने से पूरे परिवार का जीवन संभलता है, पूरे परिवार के अंदर एकता पैदा होती है, पूरा परिवार एकजुट होता है, परिवार के अंदर बेरोजगारी खत्म होती है, वो अपना जीवन यापन ढंग से करना शुरू करते हैं। तो ये इसको मैं कभी कभी सोचता हूँ, ये बेटी बचाओ अभियान भी के भी तहत लेना चाहिए इसको, कि लड़कों को नौकरी दो और बाद में जब लड़के शादी करें तो फिर वो जब लड़की शादी होके आएगी, जब बच्चों को नौकरी मिलेगी, तब बेटी बचेगी, तब बेटी बचाओ अभियान सार्थक रूप से आएगा। मैंने इसको ऐसे साथ जोड़ा है ताकि आप मेरे से सहमत हों तो भी ठीक, नहीं सहमत है तो भी ठीक। तो मेरा एक विचार था, आज एक बना के आपको डाल रहा हूँ। अच्छी लगे तो ठीक, ना लगे तो ठीक। किसी की भावना को ठेस पहुँची हो उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। मेरा मतलब किसी का दिल दुखाने का नहीं है, मेरा मतलब आपके समाज के अंदर जो मेरी कॉन्टेक्स्ट में हैं कि आप कुछ कीजिए, कुछ सीखिए, कुछ सीख सकते हैं तो सीख लीजिए, नहीं तो डिलीट कर दीजिए, चिंता करने की कोई बात नहीं। ठीक है जी। जय सिया राम, जय सिया राम।